कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज आज के वीडियो में हम करने वाले हैं हीट ट्रांसफर का एक फ्रेश एंड नया टॉपिक, जो कि क्या है, रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन हीट ट्रांसफर। ये वाला टॉपिक आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इस टॉपिक पे जाएं इससे पहले हम थोड़ा सा पीछे की चीजें देख लेते हैं, जिससे आपको एक फ्लो बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे हीट ट्रांसफर। और हीट ट्रांसफर के अंदर सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हमारे पास इसका मोड होता है, वो क्या होता है, कंडक्शन होता है। फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था तीसरा मोड हमारे पास क्या होता है, वो होता है कन्वेक्शन। और अब हमारे पास थर्ड होगा, वो क्या आ जाएगा, वो होगा हमारे पास रेडिएशन। ठीक है, तो हमने कंडक्शन की बातें कर ली थी। कंडक्शन के अंदर हमने प्लेन वॉल देखा था, सिलेंडर देखा था, स्फीयर देखा था, वो सारी चीजें देखी। कन्वेक्शन के अंदर हमने फोर्स्ड कन्वेक्शन, फ्री कन्वेक्शन, इंटरनल फोर्स्ड कन्वेक्शन, एक्सटर्नल फोर्स्ड कन्वेक्शन, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और बहुत सारी इक्वेशंस हमने इसके अंदर पढ़ी, बहुत सारे नंबर पढ़े। एक बार आप क्या करो, आप अगर रेडिएशन देख रहे हो तो रेडिएशन वैसे तो एकदम अलग टॉपिक है, इसमें पुरानी कुछ भी चीजें काम नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी आप 5 मिनट 10 मिनट वीडियो को पॉज करके ये वाली दोनों जो मेथड्स हैं, जो आपके पास दोनों मोड हैं, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, इनको एक बार आप कॉपी पलट के जरूर देख लें। यानी कि आपने पढ़ा है, आपको आता है, लेकिन फिर भी आप क्या करें, एक बार 5 या 10 मिनट में एक सरसरी नजर से इसको क्या कर लें, एक बार दोबारा देख लें, जिससे आपका क्या होगा, आपका फ्लो अच्छा बनेगा और आगे की चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो कंडक्शन हमने देख लिया था, कन्वेक्शन देख लिया था। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, रेडिएशन। रेडिएशन क्या है, एकदम अलग टॉपिक है, पीछे की कुछ भी चीजें यहाँ पे आपके काम नहीं आएंगे। अगर आप ये दोनों नहीं भी पढ़े हैं और सीधा रेडिएशन पढ़ रहे हैं, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रेडिएशन क्या होता है, सबसे पहले आपको रेडिएशन नाम से ही समझ में आ रहा है, आपने बचपन से रेडिएशन नाम सुना है। रेडिएशन होता क्या है, रेडिएशन बेसिकली अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि हमारे पास क्या होगा, जो हीट का ट्रांसफर होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, वो वेव की फॉर्म में होगा। इतनी देर हमारे पास क्या था, या तो फिजिकल कांटेक्ट था, या फिर हमारे पास क्या था, लिक्विड का सॉलिड से इस टाइप से कुछ कांटेक्ट था। कहीं ना कहीं हमारे पास क्या हो रहा था, दो बॉडी आपस में क्या हो रही थी, टच हो रही थी। लेकिन हमारे पास रेडिएशन के अंदर क्या होगा, रेडिएशन के अंदर एक बॉडी यहाँ पे रखी है और एक बॉडी यहाँ पे रखी है। इनके बीच में मीडियम क्या है, यहाँ पे मीडियम का भी कोई इफेक्ट नहीं है, हमको मीडियम से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि ये अगर ये ज्यादा टेम्परेचर पे है, ये लोअर टेम्परेचर पे है, तो ये इधर से हीट इसको दे देगा, किसकी फॉर्म में, वेव की फॉर्म में। उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन हीट ट्रांसफर बोलते हैं। आई बात समझ में, इतनी छोटी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हमारे पास क्या है, इतनी देर जब कंडक्शन और कन्वेक्शन हम देख रहे थे तो वहां पे हमारे लिए मीडियम इंपॉर्टेंट था, वहां पे हमारे लिए मीडियम इंपॉर्टेंट था। लेकिन रेडिएशन में हमारे लिए मीडियम इंपॉर्टेंट नहीं है। मीडियम कैसा भी हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी क्या होगा, फिर भी दो बॉडीज आपस में क्या कर लेंगी, हीट का एक्सचेंज कर लेंगी। और हीट का एक्सचेंज किसकी फॉर्म में करेंगी, वेव की फॉर्म में करेंगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन हीट ट्रांसफर। ठीक है, यानी कि रेडिएशन मतलब वेव, वेव की फॉर्म में हीट का ट्रांसफर होने को ही हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन हीट ट्रांसफर। तो अगर डेफिनेशन से जाएं तो हमारे पास दो लॉ होते हैं, जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं। सबसे पहले हमने देखा था मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ये आपने पढ़ रखी है, और प्लांक्स फोटोन थ्योरी, ये दोनों चीजें आपने पढ़ रखी हैं। दोनों ही क्या करती हैं, दोनों ही आपको रेडिएशन को शो करती हैं। लेकिन हम यहाँ पे कौन सी फॉलो करेंगे, हम फॉलो करेंगे रेडिएशन के अंदर मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। यानी कि हम क्या मानेंगे कि जो भी सारी चीजें होंगी वो किसके हिसाब से होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से, फोटोन के हिसाब से नहीं। यानी कि हम ये मान रहे हैं कि जो भी हमारा क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है,
वो रेडिएशन के फॉर्म में हो रहा है, ना कि फोटोन के रूप में। फोटोन क्या होते हैं? ऊर्जा के पैकेट, यानी कि एनर्जी के पैकेट होते हैं। यही प्लैंक्स ने बोला था कि हमारे पास जो एनर्जी होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? पैकेट के फॉर्म में। उसको किसने बताया? प्लैंक ने। और मैक्सवेल ने क्या बोला? जो एनर्जी होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? वो वेव की फॉर्म में होती है। तो हम रेडिएशन हीट ट्रांसफर के अंदर इसको क्या मानेंगे? हम मानेंगे वेव की फॉर्म में, यानी कि हम फोटोन को कंसीडर ना करके हम क्या करेंगे? हम ये मानेंगे कि हमारी जो रेडिएशन होगा, जो हीट का ट्रांसफर होगा, वो किसकी फॉर्म में होगा? वो वेव की फॉर्म में होगा। आ रही है इतनी बात समझ में? ठीक है। फिर हमारे पास आता है रेडिएशन। ये आप इम्पोर्टेंट लाइन है। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एनी बॉडी हैविंग टेम्परेचर अबव 0 केल्विन। यहाँ पे ध्यान रखना 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि बर्फ बर्फ के नीचे अगर हमने बर्फ जमा ली 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसके नीचे क्या रेडिएशन ट्रांसफर नहीं होगा? ये 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, ये 0 डिग्री केल्विन है। आई बात समझ में? तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे क्या होता है? आपका कोई भी बॉडी रेडिएशन नहीं करती है, लेकिन 0 डिग्री आज तक अचीव नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये इम्पॉसिबल चीज है कि आप 0 डिग्री केल्विन को अचीव कर लें। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? अगर आपके पास बिल्कुल भी टेम्परेचर है, यानी कि 0 डिग्री केल्विन से आपके पास 0.1 डिग्री केल्विन भी अगर आपके पास टेम्परेचर है, तो वो बॉडी क्या करेगी? वो बॉडी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगी, यानी कि रेडिएशन हीट ट्रांसफर करेगी। ठीक है। तो यही यहाँ पे बोला है, रेडिएशन इज नथिंग बट, यहाँ पे रेडिएशन इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनी बॉडी हैविंग टेम्परेचर अबव 0 डिग्री केल्विन। तो वो क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर इमिट्स रेडिएशन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ EMW, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। अब हमारे पास आता है कि जो हमारा रेडिएशन होता है, जो हम पढ़ेंगे, वो रेडिएशन हमारे पास किसके, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल रेडिएशन। हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा रेडिएशन है? थर्मल रेडिएशन। और इसका जो हमारे पास वेवलेंथ है वो कहाँ से कहाँ जाता है? 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक, यानी कि इस टाइप की अगर लेंथ है, वेवलेंथ है इसके बीच में, तो हमारा कौन सा रेडिएशन होगा? थर्मल रेडिएशन। ठीक है। अगर लेमडा है तो लेमडा की यूनिट हमारे पास क्या हो जाती है? लेमडा की यूनिट आप माइक्रोमीटर लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं, नैनोमीटर लिख सकते हैं। और आपके पास फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट आपके पास क्या होती है? हर्ट्ज होती है। ठीक है। एक चीज और आप छोटी सी ध्यान में रखेंगे, 1 नैनोमीटर के अंदर आपके पास 10⁻⁹ मीटर होते हैं, और 1 माइक्रोमीटर के अंदर आपके पास 10⁻⁻6 मीटर। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और 1 एंगस्ट्रॉन के अंदर 10⁻10 मीटर होते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। काफी चीज लोगों को पता नहीं रहता है, या फिर आप जल्दबाजी में गलत भी कर देते हो कई बार। तो यहाँ पे ये आपको डाटा याद कर लेना। वैसे तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हो जाता है। ठीक है। तो ये है। तो हमारे पास अगर आप देखेंगे कि जो थर्मल रेडिएशन है वो कहाँ से कहाँ होगा, उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि ये कौन सा रीजन है? ये रीजन आपको दिख रहा होगा जो मैं ब्लू से कर रहा हूँ। ये रीजन क्या है? ये रीजन है विजिबल रीजन। तो इसके अंदर पूरा विजिबल रीजन आ जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे आपने तो 0.1 लिखा है, 100 लिखा है, यहाँ पे तो 10⁻⁻4 है। तो ये क्या है? ये है 100 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि 10⁻⁻4 माइक्रोमीटर। और इधर क्या है? इधर 0.1 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि 10⁻⁻7। ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा? 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻4, कहाँ तक? मीटर तक। ठीक है। ये माइक्रोमीटर नहीं, मीटर तक। ठीक है। तो यहाँ पे मीटर में ही आपको दिया हुआ है, ये वेवलेंथ आपको किस में दी हुई है? मीटर में दी हुई है। तो ये चीजें ध्यान रखना है ऐसे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है 10⁻⁻4, यानी कि इंफ्रारेड क्या है? 10⁻⁻4 तक है।
तो इंफ्रारेड 10⁻⁻⁴ तक है, तो यहाँ पे हमारे पास होगा क्या, ये इंफ्रारेड भी क्या हो जाएगी, इंफ्रारेड भी हमारी इसके अंदर आ जाएगी। और यहाँ पे क्या है 10⁻⁻8, तो हमारा कहाँ तक जा रहा है 10⁻⁻7, यानी कि इसका भी कुछ पार्ट इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास थर्मल रेडिएशन में कौन कौन सी चीजें आएंगी, हमारे पास थर्मल रेडिएशन के अंदर कौन कौन सी वेव्स आएंगी, हमारे पास थर्मल रेडिएशन के अंदर पहला तो क्या आ जाएगा, विजिबल रेज, हमारी विजिबल रेज इसके अंदर आ जाएंगी पूरी की पूरी। फिर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज हमारी क्या आ जाएंगी, पूरी की पूरी इसके अंदर आ जाएंगी। और हमारी सम पार्ट यानी कि कुछ पार्ट हमारे पास किसका आ जाएगा, अल्ट्रा वायलेट का। तो ये सारी तीनों विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज और सम पार्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज मिलके क्या बनाएंगी, ये मिलके बनाएंगी आपका कौन सा रीजन, थर्मल रेडिएशन रीजन। ठीक है, बाकी रीजन से हमको ना इधर वाले रीजन से मतलब है ना इधर वाले रीजन से मतलब है, हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास ये लिखा हुआ है यहाँ पे थर्मल रेडिएशन आपके पास है, तो यह क्या क्या करता है, सम पार्ट ऑफ यूवी अल्ट्रावायलेट, और हमारे पास कंप्लीट पार्ट ऑफ विजिबल रेज, और हमारे पास कंप्लीट पार्ट ऑफ इंफ्रारेड। एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो क्या है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर इज मोस्ट इफेक्टिव इन वैक्यूम, यानी कि सबसे ज्यादा हमारे पास रेडिएशन हीट ट्रांसफर कहाँ पे इफेक्टिव होगा, वो इफेक्टिव होगा आपका वैक्यूम में। तो ये लाइन आप एक स्टेटमेंट की तरह याद रख सकते हैं कि अगर आपका रेडिएशन हीट ट्रांसफर है तो क्या होगा, वैक्यूम में सबसे ज्यादा होगा। क्यों होगा ये हम इसके एंड तक समझेंगे, क्योंकि आगे चल के हम क्या देखेंगे, अगर यहाँ पे हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रहा है और बीच में कोई मीडियम है, तो ऑफकोर्स सी बात है लॉस होगा, वो भी अपने साथ क्या करके जाएगा, हीट लेके जाएगा। लेकिन अगर वैक्यूम है तो वहां पे क्या होगा, लॉस मिनिमम होगा, और लॉस मिनिमम होगा तो इफेक्टिव क्या होगा, रेडिएशन हीट ट्रांसफर ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास रेडिएशन हीट ट्रांसफर। अब थोड़ा सा अलग चीज हम देख लेते हैं, वैसे आपने पढ़ा हुआ है लेकिन एक बार आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, आपने पढ़ा है कि सी नोट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, किसके अंदर, वैक्यूम में। ठीक है, तो वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपने पढ़ा है। तो हमारे पास अगर आप स्पीड ऑफ मीडियम में लिखते थे, स्पीड ऑफ लाइट किस में लिखते थे, किसी मीडियम में, ये 11th की बातें हैं आपने पढ़ी हैं। तो ये क्या लिखते थे आप, C0/n, और n हमारे पास यहाँ पे क्या होता था, n हमारे पास होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका, मीडियम का, ये होता था। ठीक है, और वो एयर के लिए अलग होता था, ग्लास के लिए अलग होता था। तो आपने क्या पढ़ा था, n लगभग 1 होता है किसके लिए, एयर के लिए। इसीलिए तो आप बोलते हो कि जो आपकी सन रेज आती हैं वो किस स्पीड से आती है, 3 × 10⁸ से। लेकिन वो किसकी बात है, आपके पास वैक्यूम की। लेकिन एयर का क्या होता है, नियरली 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 1 रखोगे तो वही वैल्यू लगभग आ जाएगी। इसलिए आप बोल देते हो कि जो सन से रेज आ रही हैं वो किसके किसके इक्वल होती है, उनकी वेलोसिटी यानी कि उनकी स्पीड 3 × 10⁸ की। ठीक है, ये ग्लास के लिए हो गया। और हमारे पास n = 1.33, इनको याद नहीं रखना है, सिर्फ आप देख लो ताकि नॉलेज बढ़े। ठीक है, तो ये हुआ। अब यहाँ से आपके पास क्या होता था, लेमडा आप क्या लिखते थे, लेमडा आप लिखते थे C0/μ। ठीक है, और म्यू क्या होता था, C0/λ, ये आप लिखते थे। ठीक है, दूसरा आप क्या देखते हो, आपने क्या पढ़ा था, क्वांटम थ्योरी। ठीक है, क्वांटम थ्योरी आपकी क्या बोलती है, क्वांटम थ्योरी आपकी बोलती थी E = क्या होता है, h न्यू, और यहाँ पे E आप लिखोगे तो h
इंटू न्यू क्या है आपका सी नोट बाई लेमडा। तो यहाँ से आप क्या लिखते थे, E इज इक्वल टू एच सी नोट बाई लेमडा, ये लिखते थे। और यहाँ पे H क्या होता था, H होता था प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये होता था। यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है, यहाँ पे आपको समझ में आता है ये कि अगर आपकी वेवलेंथ क्या है, कम है, अगर वेवलेंथ कम है तो आपकी क्या होगी, एनर्जी बढ़ेगी। अगर वेवलेंथ कम है तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी ज्यादा है मतलब आपकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। आई बात समझ में? यही चीज आपको स्पेक्ट्रम से समझ में आ रहा है कि अगर आपकी वेवलेंथ कम है तो आपकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। वेवलेंथ कम है तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। एनर्जी आप देख रहे हो, ये एनर्जी है, ये क्या है यहाँ पे 10⁻8 और यहाँ पे लेमडा देखो 10⁻−14। इधर क्या है एनर्जी 10⁻−8 और लेमडा देखो 10⁴, यानी कि लेमडा बढ़ रहा है, एनर्जी कम हो रही है। लेमडा घट रहा है, एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो ये सिर्फ बताने के लिए था, बाकी कुछ इसके अंदर आपको याद नहीं रखना है। अब आता है हमारे पास रेडिएशन हीट ट्रांसफर। रेडिएशन हीट ट्रांसफर हमारे पास दो टाइप का हो सकता है। पहला क्या होगा, अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग मीडियम है, यानी कि हमारा मीडियम क्या कर रहा है, मीडियम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, किसके बीच में, हमारे हीट ट्रांसफर के बीच में। और अगर पार्टिसिपेटिंग मीडियम है मतलब हमारा मीडियम क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है किसके अंदर, मीडियम में। यानी कि हमारा रेडिएशन के अंदर मीडियम पार्टिसिपेट कर रहा है मतलब पार्टिसिपेटिंग मीडियम, और नहीं कर रहा है तो नॉन पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले कौन सा पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग मीडियम, यानी कि मीडियम डज नॉट अफेक्ट द रेडिएशन हीट ट्रांसफर। ठीक है, रेडिएशन इज सरफेस फिनोमिना फॉर ओपाक बॉडी। अब हमारे पास एक चीज आती है ओपाक बॉडी। ओपाक बॉडी क्या होती है, ओपेक बॉडी बोलते हैं इसको, ओपाक नहीं, ओपेक है ना। तो ओपेक बॉडी हमारे पास क्या होती है, देखो पहले एक चीज समझते हैं। तीन टर्म्स होती हैं हमारे पास, तीन टर्म्स होती हैं। पहला होता है ट्रांसमिट, ठीक है, दूसरा होता है एब्जॉर्ब, और तीसरा होता है हमारे पास रिफ्लेक्ट। ये तीन चीजें होती हैं। अगर आपके पास क्या है, आपके पास ये बॉडी है, जैसे आप खुद ही मान लो, आप खुद हो, सन से क्या आई, सन से रेज आई, सन से रेज आई तो आप क्या करोगे, आपके पास तीन चीजें होंगी। पहला तो आप क्या करोगे, इसको वापस रिफ्लेक्ट कर दोगे, दूसरा कुछ क्या कर लोगे, अपने अंदर स्टोर कर लोगे, और तीसरा क्या कर दोगे, तीसरा बाहर निकाल दोगे। आ रही है बात समझ में? आप क्या कर रहे हो, आप एनर्जी क्या कर रहे हो, एनी टाइम एनर्जी छोड़ रहे हो। तो वैसे ही क्या होगा, आपके ऊपर कोई लाइट गिरी, लाइट गिरी तो आपने क्या कर दिया, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर दिया, कुछ पार्ट अपने अंदर रख लिया यानी कि अब्जॉर्ब कर लिया, और कुछ पार्ट अपने अंदर से पीछे की ओर निकाल दिया, यानी कि सामने रेज गिरी, पीछे की ओर निकाल दिया। तो वो क्या होता है, वो होता है आपका ट्रांसमिट। आई बात समझ में? तो ये तीन चीजें किसी भी बॉडी पे अगर आपने क्या डाला, आपने लाइट डाला, तो वो क्या करेगी, वो तीन टाइप से रिएक्ट करेगी। पहला क्या करेगी, ये एनर्जी आपने इंसिडेंट कराई यहाँ पे, तो ये क्या करेगी, कुछ पार्ट तो इसका रिफ्लेक्ट कर देगी, कुछ पार्ट यहाँ पे ट्रांसमिट कर देगी, और कुछ पार्ट क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो हमारे पास रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन सरफेस फिनोमिना होगा किसके लिए, ओपाक बॉडी के लिए। और ओपेक बॉडी क्या होती है, ओपेक बॉडी होती है जहां पे ट्रांसमिसिविटी, यानी कि ट्रांसमिसिविटी क्या होती है, जीरो होती है। आई बात समझ में? ट्रांसमिसिविटी क्या होती है, जीरो होती है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसी बॉडी होगी जिसके अंदर क्या होगा, ट्रांसमिशन नहीं होगा। ये या तो क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, या क्या करेगी, सिर्फ रिफ्लेक्ट करेगी। या तो रिफ्लेक्ट कर देगी या फिर क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देगी। ठीक है,
तो ये है। यहाँ पे एक चीज और आप छोटी सी ध्यान में रख सकते हो, वो क्या है, अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप एब्जॉर्बिविटी के लिए क्या करेंगे, एब्जॉर्बिविटी के लिए आप यूज करेंगे सिंबल, वो है अल्फा। कई बार आपको दिया नहीं रहता है, सिर्फ ऐसे ही दिया रहता है। रिफ्लेक्टिविटी के लिए होता है रो, और ट्रांसमिसिबिलिटी के लिए होता है टाउ। तो ये आप ध्यान रखना, ये तीनों सिंबल, क्योंकि कई बार आपको ये नाम नहीं देके सीधा ही दिया रहता है, टाउ 0 होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आपका टाउ क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। रेडिएशन इज वॉल्यूमेट्रिक फिनोमिना फॉर नॉन ओपाक बॉडी। अगर और कोई बॉडी है, ओपेक बॉडी नहीं है, तो वहां पे रेडिएशन क्या होगा, एक वॉल्यूमेट्रिक फिनोमिना। अब आप एक चीज तो समझ रहे होंगे कि यहाँ पे एक लाइन लिखी है इसने, रेडिएशन इज सरफेस फिनोमिना फॉर ओपेक बॉडी। ये वाली लाइन इसने क्यों लिखी होगी, क्योंकि देखो, अगर इसके अंदर से ट्रांसमिशन होता तब क्या होता, ये वॉल्यूम के अंदर से होके जाता, ये वॉल्यूम के क्या होता, अंदर से होके जाता, तो वॉल्यूम के अंदर से होके जाता। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये वाला क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या हुआ, ये सरफेस पे आया, सरफेस पे आके चला गया, और यहाँ पे कुछ अब्जॉर्ब भी हुआ, तो वो किस पे अब्जॉर्ब हुआ, सिर्फ सरफेस पे, यानी कि इस वाले पार्ट का कोई भी लेना देना नहीं है, यानी कि इसका वॉल्यूम क्या कर रहा है, वॉल्यूम कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या आया है कि रेडिएशन सरफेस फिनोमिना है, किसके लिए, ओपेक बॉडी के लिए। और अगर और कोई बॉडी है तो वो क्या करेगी, ट्रांसमिशन करेगी, यानी कि वो इसके वॉल्यूम से होकर जाएगा, और वॉल्यूम से होकर जाएगा तो रेडिएशन क्या बन जाएगा, रेडिएशन आपका बन जाएगा वॉल्यूमेट्रिक फिनोमिना। ठीक है, तो ये आपको कहीं पे पूछा भी जा सकता है कि अगर रेडिएशन हीट ट्रांसफर है तो कौन सा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है, किसके लिए, ओपेक बॉडी के लिए, और क्यों है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास आती हैं 3 बड़ी टर्म, पहला है एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिसिविटी। जो मैंने बताया है वही चीजें हैं, अब सिर्फ इनको दोबारा से आपको देखना है। एब्जॉर्बिविटी के लिए मैंने क्या बताया, एब्जॉर्बिविटी के लिए आपको अल्फा यूज करना है, रिफ्लेक्टिविटी के लिए आप रो यूज करेंगे, और ट्रांसमिसिविटी के लिए आप क्या करेंगे, टाउ यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ये आपके पास क्या थी, एक बॉडी थी, और बॉडी पे क्या हुआ, बॉडी पे कोई रे इंसिडेंट हुई, जैसे ये इंसिडेंट हुई, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 चीजें हो सकती हैं। पहला मैंने बताया अभी आपका रिफ्लेक्शन हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है। तो यहाँ पे ये वाली हो गई आपकी इंसिडेंट रे। अभी मैं अच्छे मैनर में लिख देता हूँ ताकि आपके नोट्स भी बन जाए और आपको अच्छे से समझ में आए। जो मैंने ऊपर समझाया वही सारी चीजें हैं। फिर आता है हमारे पास ट्रांसमिटेड रे, ये हमारे पास है रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारे पास है एब्जॉर्ब रे, या फिर आप बोलो एब्जॉर्ब रेडिएशन। ठीक है, ये आपके पास है इंसिडेंट रेडिएशन, ये है आपके पास ट्रांसमिटेड रेडिएशन, ये है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, और ये क्या हो गई, एब्जॉर्ब रेडिएशन। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप एक चीज देखोगे, क्या देखोगे, अगर मैं इसको Q डॉट आई, इंसिडेंट रेट है तो Q डॉट आई लिख देते हैं, रिफ्लेक्टेड को QR लिख देते हैं, ठीक है, QR लिख देते हैं, एब्जॉर्ब को हम लिख देते हैं Q डॉट ए, और ट्रांसमिट को लिख देते हैं Q डॉट टाउ लिख दो, या फिर Q डॉट टी लिख दो। ठीक है, तो यहां से आपके पास अगर आप देखेंगे कि Q डॉट आई आपके पास आ रहा है, Q डॉट आई आ रहा है, तो आपके पास किन 3 पार्टों में बट गया, Q डॉट आर प्लस क्या बन गया, Q डॉट टी प्लस Q डॉट ए, ये 3 चीजों में उसका पार्टिसिपेशन हो गया। लॉस कहीं भी नहीं हुआ, लॉस क्या कहाँ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ पार्ट इधर चला गया, कुछ पार्ट इधर चला गया, कुछ एब्जॉर्ब हो गया, यानी कि ये टोटल किसके बराबर हो गया,
इसके बराबर हो गया। तो यहाँ से अगर आप Q डॉट आई डिवाइड बाई Q डॉट आई करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q डॉट आर प्लस Q डॉट टी प्लस Q डॉट ए। मैं पूरे के साथ एक साथ ही लिख देता हूं, अलग अलग भी आप लिख सकते हैं लेकिन उसका कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो यहां से आप क्या देखेंगे कि Q डॉट आर प्लस Q डॉट टी प्लस Q डॉट ए, ये तो अभी आपने लिखा है, ये कितना है, ये तो Q डॉट आई ही है। तो यहाँ पे इधर क्या बन गया, ये है Q डॉट आई अपॉन Q डॉट आई 1 बन गया। अब इसको अलग अलग भी आप लिखेंगे तो क्या आएगा, Q डॉट आर अपॉन Q डॉट आई, और ये क्या है, Q डॉट आर अपॉन Q डॉट आई, वो क्या बन जाएगा आपका रिफ्लेक्टिविटी, यानी कि वो बन जाएगा आपका अल्फा, सॉरी रिफ्लेक्टिविटी है ना, तो वो क्या बन जाएगा आपका रो। ठीक है, Q डॉट टी ट्रांसमिट अपॉन इंसिडेंट, तो वो क्या बन जाएगा आपका ट्रांसमिटिविटी टाउ, प्लस Q डॉट ए अपॉन Q डॉट आई एब्जॉर्बिविटी, तो वो क्या बन जाएगा अल्फा। आई बात समझ में? तो आपके पास इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और वो आप देख भी सकते हैं आराम से, वो तो कोई फॉर्मूले वाली बात है ही नहीं, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि जो एब्जॉर्ब है, ट्रांसमिट है और रिफ्लेक्ट है, तीनों का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए क्योंकि काफी बार काम आएगी, काफी बार नहीं बार बार काम आएगी, तो ये वाला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप ओपेक बॉडी के लिए लिखेंगे तो देखो, ओपेक बॉडी क्या बोलती है आपको, अभी अभी उसने बोला था कि टाउ क्या होता है, टाउ होता है 0। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रो प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1, किसके लिए, ओपेक बॉडी के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास आती है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या करती है, ब्लैक बॉडी करती है आपके पास पूरा का पूरा क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करती है या एब्जॉर्ब करती है, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करती है, यानी कि अल्फा क्या होता है, 1 होता है। अल्फा 1 होता है मतलब रो क्या हो गया, 0 हो गया, टाउ क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, फिर आती है हमारे पास व्हाइट बॉडी। व्हाइट बॉडी क्या होती है, व्हाइट बॉडी होती है जो कि पूरा का पूरा क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, यानी परफेक्ट रिफ्लेक्टर। तो यहाँ पे रो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो टाउ क्या हो जाएगा 0, और रो आपके पास अल्फा क्या हो जाएगा 0। अब व्हाइट बॉडी का मतलब ये मत समझ लेना व्हाइट कलर है, ब्लैक बॉडी का मतलब ये मत समझ लेना ब्लैक बॉडी है, इनका कलर से कोई नाता नहीं है, इनका नाता किससे है, इस रो से। अगर आपके पास अल्फा 1 है यानी कि क्या है, एब्जॉर्बिटी 1 है, पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब ब्लैक बॉडी है, और अगर पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब कौन है, व्हाइट बॉडी है। इसलिए आपको पता होगा कि आप गर्मियों में जब धूप ज्यादा रहती है तो कैसे कपड़े पहनते हैं, व्हाइट कपड़े पहनते हैं, क्योंकि व्हाइट मतलब कलर से नहीं फिर भी नाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अगर व्हाइट सरफेस है तो वो क्या करती है, उसका रिफ्लेक्टिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। और वहीं पे अगर आप ब्लैक कपड़े पहनते हैं किसी धूप डे में तो आपको क्या होगा, आपको ज्यादा गर्मी लगेगी क्योंकि उसकी एब्जॉर्बिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बोल रहा हूं, व्हाइट सरफेस है इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्हाइट बॉडी है, हाँ ये जरूर है कि वो व्हाइट है, इसका मतलब उसकी रिफ्लेक्टिविटी अन्य कंपैरिजन में क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास ब्लैक बॉडी, व्हाइट बॉडी, ओपेक बॉडी और एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी। ये आपको आना चाहिए समझ में, क्योंकि यहाँ से मान लीजिए आपका रेडिएशन का इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो चुका है। पहले इतना जो भी हमने पढ़ा इतना कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, सिर्फ 2-3 लाइनें जो इंपॉर्टेंट थी वो सबसे पहली तो ये थी कि हमारे पास तीनों का हमको ये मालूम होना चाहिए, दूसरा रेडिएशन मोस्ट इफेक्टिव होता है वैक्यूम में। फिर हमारे पास सब इंपॉर्टेंट चीज आई है, वो क्या है, एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिसिविटी। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक बॉडी। प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक बॉडी में पहला क्या बोलता है, परफेक्ट एब्जॉर्बर। जो अभी हमने देखा है परफेक्ट एब्जॉर्बर है,
मतलब हमारा क्या है, अल्फा 1 है। ये अभी अभी हमने देखा है, अल्फा 1 है मतलब हमारे पास क्या हुआ, इट एब्जॉर्ब्स ऑल इंसिडेंट रेडिएशन। ये क्या कर लेता है, सारी रेडिएशन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। यानी कि इसको कहीं से भी आप क्या दिखा दो, रेडिएशन दिखा दो। ये ब्लैक बॉडी है, कहीं से भी इसका मुंह है ही नहीं है, चारों तरफ मुंह है, किधर से भी फेंको आप रेडिएशन, ये बोलेगा आने दो, आने दो, आने दो। यानी कि चारों तरफ से क्या कर लेगा, अगर किसी भी डायरेक्शन से आपके पास क्या आ रही है, रेडिएशन आ रही है, तो ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। परफेक्ट इमीटर, इट्स गिवन टेम्परेचर नन ऑफ बॉडी इमिट्स मोर देन रेडिएशन देन ब्लैक बॉडी। अगर आपके पास क्या है, ब्लैक बॉडी है और एक कोई दूसरी बॉडी है, और अगर आप दोनों का क्या कर दो, सेम टेम्परेचर कर दो, तो हमेशा क्या करेगी, ब्लैक बॉडी ही ज्यादा रेडिएशन करेगी। आप ब्लैक बॉडी रख लो और उसके कंपैरिजन में दुनिया की कोई भी बॉडी ले आओ, ब्लैक बॉडी के अलावा दुनिया की कोई भी ब्लैक बॉडी इसके पास लाओ और दोनों का टेम्परेचर सेम रखो, और फिर आप देखो तो आप देखोगे क्या, कि हमेशा जो ब्लैक बॉडी है वही क्या कर रही है, ज्यादा रेडिएशन कर रही है। यानी कि वही ज्यादा क्या कर रही है, रेडिएशन कर रही है। इसका मतलब ये क्या है, एक अच्छा इमीटर है, परफेक्ट इमीटर भी है। फिर हमारे पास आती है ब्लैक बॉडी इज डिफ्यूज इमीटर। अब डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, डिफ्यूज का मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। यानी कि सब डायरेक्शन में क्या करेगी, इक्वल करेगी। ऐसे नहीं है कि हमारे पास एक डायरेक्शन में ज्यादा कर दी, एक डायरेक्शन में कम वेवलेंथ की कर दी, एक डायरेक्शन में फिर ज्यादा कर दी फिर कम कर दी, ऐसे नहीं करेगा। तो क्या करेगा, इक्वल ही करेगा चारों तरफ। यानी कि जिस भी डायरेक्शन में होगा उसमें क्या होगा, इक्वल ही होगा। आ रही है बात समझ में, बात समझो क्या बोल रहा है। इमीटर का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि इमिट करता है, ठीक है, वो तो आपको इससे समझ में आ गया। डिफ्यूज का मतलब क्या है, डिफ्यूज का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होगी, इंटेंसिटी। यानी कि ये आपके पास ब्लैक बॉडी थी, अब ये क्या कर रही थी, रेडिएशन कर रही थी। तो ये नहीं है कि यहाँ पे इंटेंसिटी रेडिएशन की ज्यादा है, यहाँ पे कम हो गई, कम हो गई, ज्यादा हो गई, ऐसा नहीं है। अगर ये ब्लैक बॉडी है तो ये क्या करेगी, ये चारों तरफ इक्वल इंटेंसिटी की रेडिएशन क्या करेगी, छोड़ेगी, इमिट करेगी। ठीक है, तो ये है। बाकी और कोई बॉडी अगर आप लेंगे तो वो क्या करेगी, कम ज्यादा इंटेंसिटी की रेडिएशन इमिट करेगी, लेकिन हमारे पास ब्लैक बॉडी क्या करेगी, ब्लैक बॉडी पूरी इंटेंसिटी क्या रहेगी, डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में सेम रहेगी। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, ब्लैक बॉडी इज ए डिफ्यूज बॉडी। डिफ्यूज बॉडी है वो क्या है, ब्लैक बॉडी है। डिफ्यूज बॉडी ध्यान से समझो, ब्लैक बॉडी है मतलब क्या है, वो डिफ्यूज बॉडी है। लेकिन अगर डिफ्यूज बॉडी है तो ब्लैक बॉडी नहीं है, ये पक्का आपको श्योर नहीं है। कि आपके पास क्या हो सकता है, जैसे दो चीजें हैं, दो दो डिफ्यूज बॉडी है, एक कोई दूसरी बॉडी है डिफ्यूज बॉडी है, एक कोई दूसरी बॉडी है डिफ्यूज बॉडी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में से क्या हो सकता है, एक आपके पास क्या हो सकती है, ब्लैक बॉडी हो सकती है, दोनों ब्लैक बॉडी हो सकती है, और दोनों नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपके पास दो बॉडी है। आप प्रैक्टिकल वे में सोच के देखो, आपके पास दो बॉडी हैं, दो बॉडी में आपने क्या लिया, आपको दोनों का आपने इंस्पेक्शन किया, दोनों का क्या पता लगा कि दोनों की दोनों डिफ्यूज बॉडी है। डिफ्यूज बॉडी है तो वो क्या हो सकती हैं, वो दोनों ब्लैक भी हो सकती हैं, वो दोनों ब्लैक नहीं भी हो सकती हैं, दोनों में से एक ब्लैक एक नॉन ब्लैक हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास क्या है, आपके हाथ में ब्लैक बॉडी है, तो आप क्या बोलेंगे, ये डिफ्यूज बॉडी है। अगर आपने ना बोल के बोला ना कि आप डिफ्यूज बॉडी है, तो वो डिफ्यूज बॉडी होगी। ठीक है, तो ये मीनिंग है इसका कि ब्लैक बॉडी हमेशा क्या होगी, डिफ्यूज बॉडी होगी। लेकिन डिफ्यूज बॉडी हमेशा ब्लैक बॉडी होगी ये जरूरी नहीं है, कोई दूसरी जो बॉडी है वो भी क्या हो सकती है, डिफ्यूज हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो जैसे ये है आपके पास क्या, ब्लैक बॉडी, ये ब्लैक बॉडी है, तो ये क्या होगा, ये ऐसा होगा कुछ, यानी कि हेमी स्फीयर जैसा बनेगा, मेरे से बना नहीं है लेकिन हेमी स्फीयर जैसा बनेगा।
यहाँ पे आप हेमीस्फीयर बनाना, एज्यूम करना, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा होगा कि सारी डायरेक्शन जो भी होगी उसमें सेम इंटेंसिटी होगी। और अगर नॉन ब्लैक बॉडी है, या फिर यूं कहूं, यहाँ पे ये लिखना ठीक नहीं होगा, यहाँ पे होगा लिखना सही, वो क्या होगा, डिफ्यूज बॉडी। ठीक है, या फिर ब्लैक बॉडी लिखो, डिफ्यूज, और ये क्या है, नॉन डिफ्यूज बॉडी। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये इक्वल ऐसे नहीं करके ऐसे कुछ करेगी कि एक जगह ज्यादा कर दी, एक जगह कम कर दी इंटेंसिटी, तो ऐसे होगा। ये हेमीस्फीयर होगा, हेमीस्फीयर हर डायरेक्शन में जाएगी, स्फीयर है, सर्किल नहीं है, हेमीस्फीयर। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारे पास है सरफेस कोटेड विद लैम्प ब्लैक पेंट। जो भी आप अपनी लैब में वहां पे जो भी यूज करते हैं वो क्या होता है, लैम्प ब्लैक पेंट, उसके ऊपर क्या रहता है, किसी भी सरफेस पे कोटेड रहता है, उसको आप ब्लैक बॉडी बोलते हैं। स्नो भी आपकी ब्लैक बॉडी होती है। आइस स्मॉल होल इन लार्ज आइसोथर्मल केविटी, वहां वो भी क्या होती हैं, वो भी एक ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करती हैं। ब्लैक बॉडी जैसा रियल लाइफ में आज तक कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी एक टाइप की बॉडी को आप एज्यूम कर सकते हैं, तो वो हो सकती है स्नो, आइस, ये सब आपकी हो सकती है। अब आइस आप देखेंगे वो तो ब्लैक नहीं होता है, स्नो है वो आपका ब्लैक नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो कैसे ट्रीट होते हैं, वो ट्रीट होते हैं ब्लैक बॉडी की तरह। ठीक है, इन जनरल ब्लैक बॉडीज आर विजुअली ब्लैक, इन जनरल ब्लैक दिखती हैं, लेकिन ब्लैक बॉडीज नीड नॉट टू बी ब्लैक बॉडी। यानी कि कहने का मतलब क्या होता है, ब्लैक बॉडी जनरली कैसी दिखती हैं, ब्लैक दिखती हैं, लेकिन ब्लैक बॉडी का ब्लैक होना ही जरूरी नहीं है। आई बात समझ में, व्हाइट कलर की बॉडी भी क्या हो सकती है, ब्लैक बॉडी हो सकती है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है मोनोक्रोमेटिक और स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। तो ये क्या होता है, ये होता है आपके पास रेडिएशन एनर्जी इमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वेवलेंथ। आई बात समझ में, यानी कि ये क्या बोल रहा है, आपके पास रेडिएशन एनर्जी इमिट हो रहा है किसके द्वारा, ब्लैक बॉडी से। ये ब्लैक बॉडी है और इससे क्या हो रहा है, रेडिएशन इमिट हो रहा है। ठीक है, रेडिएशन इमिट हो रहा है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम और पर यूनिट वेवलेंथ। यानी कि रेडिएशन क्या हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वेवलेंथ। उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक, या फिर आप बोल देते हैं स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो अगर आप यूनिट लिखने जाएंगे तो यूनिट क्या होगी, अगर रेडिएशन है तो रेडिएशन की यूनिट तो क्या होगी, जूल होगी, और इसको आप किससे डिनोट करेंगे, ई बी लेमडा से। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल है, ऊपर रेडिएशन है। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, पर यूनिट टाइम यानी कि टी, और आपके पास क्या है, टी को कैसे लिखेंगे, सेकंड से लिखेंगे, तो सेकंड। फिर क्या है, पर यूनिट एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, और फिर क्या है, पर यूनिट वेवलेंथ यानी कि माइक्रोमीटर है, मीटर है, कुछ भी है उसमें आप ले लो। तो यहाँ पे आप इसको जूल को वाट भी लिख सकते हैं, तो वाट मीटर स्क्वायर, सेकंड से सेकंड क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ईबी लेमडा की यूनिट हो गई। अगर ऐसी यूनिट आपको कहीं पे दी हुई है तो वो क्या है, वो है आपकी मोनोक्रोमेटिक और स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, जिसको आप किससे लिखते हैं, ईबी लेमडा से लिखते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे नॉन ब्लैक बॉडी के लिए तो क्या होगा, फॉर नॉन ब्लैक बॉडी, तो नॉन ब्लैक बॉडी के लिए आपके पास क्या होगा, ई लेमडा, वो क्या हो जाएगा, मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी। मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी। ठीक है, और इसको आप कैसे लिख देंगे, ये लिखेंगे आप अपसाइलन लेमडा इज इक्वल टू ई लेमडा अपॉन ई बी लेमडा। ठीक है,
तो यहाँ से ई लेमडा किस किया जाएगा, ई लेमडा आएगा आपके पास एप्सिलॉन लेमडा ई बी लेमडा। तो ये हुआ किसके लिए, ये हुआ आपका नॉन ब्लैक बॉडी के लिए। अब आता है ई लेमडा क्या होता है, ई लेमडा होता है आपके पास, ई लेमडा नहीं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है आपके पास इमिसिविटी, इमिसिविटी। और ई क्या होता है, ई होता है आपके पास इमिसिव पावर, ये पावर होती है इमिसिव पावर, और ये क्या होती है, इमिसिविटी होती है। यानी कि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, ब्लैक बॉडी से, ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर से। तो किसकी इमिसिव पावर आ जाएगी आपके पास, नॉन ब्लैक बॉडी की। ठीक है, नॉन ब्लैक बॉडी की क्या होगी, कमी होगी। ये अभी आपने पढ़ा है, सबसे ज्यादा आपका इमीटर कौन है, सबसे अच्छा इमीटर कौन है, ब्लैक बॉडी है। तो बाकी सबकी तो क्या होगी, कमी होगी, इसलिए आपकी इमिसिविटी क्या होगी, 1 से लेस होगी। आ रही ये बात समझ से, हमेशा क्या होगी, 1 से कम होगी। फिर हमारे पास आता है टोटल इमिसिव पावर और इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बोलता है, टोटल रेडिएशन एनर्जी इमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ ऑल वेवलेंथ इन ऑल डायरेक्शन। पहले क्या बोल रहा था, पहले बोल रहा था पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट वेवलेंथ, बस चेंज कहाँ पे है, पर यूनिट वेवलेंथ, और यहाँ पे क्या है, ऑफ ऑल वेवलेंथ, यहाँ पे ऑल वेवलेंथ इन ऑल डायरेक्शन। तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल इमिसिव पावर और इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप लिख दो वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा टोटल इमिसिविटी, और उसको आप कैसे लिखेंगे, उसको आप लिखेंगे एप्सिलॉन ई टी, ई टोटल अपॉन ई बी टोटल, यानी कि ब्लैक बॉडी का टोटल, और वो क्या हो जाएगा, ई ब्लैक बॉडी का टोटल एप्सिलॉन इज इक्वल टू ई टोटल, इसके लिए नॉन ब्लैक के लिए। ठीक है, तो वही फॉर्मूला दोबारा से आया, बस फर्क क्या है, एक टोटल है और एक क्या है, वही है। तो वो कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, बस दो अलग अलग टर्म बना दी गई हैं, बाकी चीज एक ही है। यहाँ पे पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वेवलेंथ, पर यूनिट टाइम है, और यहाँ पे क्या है, सभी डायरेक्शन के लिए ऑल वेवलेंथ के लिए है। तो सिर्फ किसका फर्क है, सिर्फ फर्क है यूनिट का, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये टोटल इमिसिविटी, और ये क्या हो जाएगी, ये पर यूनिट वेवलेंथ के लिए हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देख लिया, वो रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हमने देखा रेडिएशन हीट ट्रांसफर के बारे में, फिर हमने देखा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आपका क्या होगा, आपका हीट का ट्रांसफर होगा। फिर हमने देखा थर्मल रेडिएशन क्या कहाँ से कहाँ तक होता है, 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक। फिर हमने देखा कि जो थर्मल रेडिएशन उसके अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, सम पार्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट, फिर हमारे पास इंफ्रारेड, और आपके पास विजिबल रेज। सबसे ज्यादा हमारे पास रेडिएशन हीट ट्रांसफर कहाँ इफेक्टिव होता है, वैक्यूम में होता है। फिर हमने देखा नॉन पार्टिसिपेटिंग मीडियम, पार्टिसिपेटिंग मीडियम, और यहाँ पे हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी, वो क्या थी, एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिसिविटी। तो यहाँ पे तीनों का सम क्या होता है, तीनों का सम 1 होता है। इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है, आज के लेक्चर में सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, बस आपको क्विक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक चीज हमने जो देखी जो हमको याद होनी चाहिए, ओपेक बॉडी के लिए हमारे पास टाउ 0 होता है, यानी कि ट्रांसमिसिविटी 0 होती है। आप टाउ 0 याद ना रख के आप ये याद रखो ट्रांसमिसिविटी 0 होती है। ब्लैक बॉडी क्या होती है, अच्छी ऑब्जर्वर होती है, तो ये सब कुछ ऑब्जर्व कर लेती है, मतलब अल्फा 1 होता है। और व्हाइट बॉडी क्या कर देती है, सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी कि रो क्या होता है, 1 होता है।
ठीक है, फिर हमने प्रॉपर्टी देखी ब्लैक बॉडी की। ब्लैक बॉडी क्या होती है? परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है, सब कुछ एब्जॉर्व कर लेती है, किसी भी डायरेक्शन से कितना भी आए। परफेक्ट इमीटर होती है। इसके अलावा अगर कोई दो बॉडी है उनका सेम टेम्परेचर है तो वो क्या होगा? ब्लैक बॉडी से ज्यादा रेडिएशन इमिट नहीं कर पाएगा। और तीसरा क्या होती है? डिफ्यूज इमीटर होती है, यानी कि हर डायरेक्शन में इंटेंसिटी क्या होती है? सेम होती है। इसीलिए हम सारी चीजें क्या करते हैं? ब्लैक बॉडी पे एनालिसिस करते हैं, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि अगर अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है तो आप सही वैल्यू कभी निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन सी डायरेक्शन में कितनी क्या जा रहा है। ठीक है, फिर हमने देखा ब्लैक बॉडी डिफ्यूज बॉडी होती है, लेकिन डिफ्यूज बॉडी का ब्लैक बॉडी होना जरूरी नहीं है। और दूसरा हमने देखा कि ब्लैक बॉडी हमको नॉर्मल जनरल आप देखेंगे तो कैसी दिखती है? ब्लैक दिखती है, लेकिन ब्लैक बॉडी का अगर ब्लैक दिखने वाली बॉडी है तो वो ब्लैक बॉडी हो उसका जरूरी नहीं है। फिर हमने क्या देखा? मोनोक्रोमेटिक और स्पेक्ट्रल इमिसिविटी, या फिर स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। और वो क्या होता है? वो होता है ईबी लैम्डा, यानी कि रेडिएशन एनर्जी इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वेवलेंथ, उसको क्या बोलते हैं? इमिसिव पावर। फिर हमारे पास क्या आता है? टोटल इमिसिव पावर। तो टोटल इमिसिव पावर क्या होता है? पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, फॉर ऑल वेवलेंथ इन आर डायरेक्शन। और यहाँ पे क्या था? अगर आपको नॉन ब्लैक बॉडी के लिए निकालना है तो ब्लैक बॉडी के वाली इमिसिव पावर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? इमिसिविटी से, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी? नॉन ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, इतना ज्यादा कुछ है नहीं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो जहाँ समझ में नहीं आया वहां पे एक बार वीडियो को दोबारा से देख लो, और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लो। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट लॉ यूज इन रेडिएशन हीट ट्रांसफर। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, यही मेरी दुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।